वक्त की बड़ी खबर, पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें, पूरे देश में 31 मई तक यानी 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। इससे पहले हालांकि महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु की तरफ से पहले ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब केंद्र की तरफ से बढ़ा दिया गया है 2 हफ्ते और लॉकडाउन। 31 मई तक लॉकडाउन फिलहाल बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में 31 मई तक के लिए बढ़ गया है लॉकडाउन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 अब शुरू हो चुका है। आज आखिरी दिन था लॉकडाउन 3 का और ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि केंद्र की तरफ से क्या गाइडलाइन आती है। हालांकि लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन कितने दिन के लिए होगा इसको लेकर फिलहाल इंतजार किया जा रहा था। और अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, सुझाव मांगे थे और उसके बाद अब 31 मई तक के लिए बढ़ गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, 31 मई यानी अब 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। जी बिल्कुल, ये गाइडलाइंस की यहाँ पर ये कॉपी है और 31 मई तक ये गाइडलाइंस बढ़ाई गई है। और इसके मुताबिक यहाँ अभी भी जो फ्लाइट्स में जो पाबंदी है वो उस पर जारी रहेगी। मेडिकल सर्विस और डोमेस्टिक जो एम्बुलेंस है उन पर नहीं रहेगी। मेट्रो रेल में पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर पाबंदी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज उनमें भी पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल उन पर भी पाबंदी जारी रहेगी। और कुछ धार्मिक आयोजन जो है, धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। और कुछ चीज़ों में परमिशन है। और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट, मतलब अगर 2 राज्य सहमत हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 2 राज्य सहमत हैं कि बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जाना चाहती हैं, दोनों राज्य सहमत हैं तो इसकी अनुमति होगी। ये पहले नहीं था। ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस और भी यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर चीजें दी हैं। विद इन द रेड एंड ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन विल बी डिमार्केटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। मतलब कि अगर कोविड-19 के मापदंड हैं जो उसका सख्ती से पालन होगा, स्थानीय प्रशासन ये तय करेगा कि ये जो जोन है ये ऑरेंज है, रेड है या ग्रीन है। और इसमें जो अहम चीज़ है, नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन पार्ट 3 की तरह ही यहाँ पर जारी रहेगा। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल शैल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की जो पाबंदी थी लॉकडाउन पार्ट 3 की तरह वो जारी रहेगी। लोकल अथॉरिटी इसको सुनिश्चित करेंगी। और क्या जो उससे पहले जो 65 साल के लोग हैं उनका भी मूवमेंट नहीं हो सकेगा। 10 साल से कम के जो लोग हैं उनका मूवमेंट नहीं हो सकेगा। All other activities will be permitted except those which are specially prohibited. कंटेनमेंट जोन जो है, कंटेनमेंट जोन पर का जो जिक्र है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। आरोग्य सेतु हर एक शख्स को जो कि कंटेनमेंट जोन के पास है उसको डाउनलोड करना यहाँ पर जरूरी होगा। और यहाँ पर जो गुड्स की ट्रेन है, स्पेशल डायरेक्शंस टू इंश्योर मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स इन सर्टन केसेस, मतलब कुछ केसेस में यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स को अलाउ किया गया है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ मेडिकल personnel and ambulances without any restriction. All states shall allowed interstate movement. मतलब कि जैसा पहले की तरह जरूरी वस्तुएं का जो कार्गो मूवमेंट ऑफ गुड था वो यहाँ पर जारी रहेगा और कार्गो मूवमेंट एक दूसरे यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद पेनल प्रोविजंस, यहाँ पर सज़ा का जिक्र यहाँ पर किया गया। हालांकि लॉकडाउन के 1, 2 और 3 की गाइडलाइंस में भी सज़ा का जिक्र था, लेकिन यहाँ पर ये किया गया है कि एनी पर्सन वॉलेटिंग दीज मेजर्स विल बी लायबल एंड प्रोसीडेड एज अगेंस्ट पर प्रोविजन अंडर 51 to 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। मतलब कि अगर कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसको कानून के मुताबिक यहाँ पर जो है उसको सज़ा यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा ये भी साफ चीज़ की कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, विदेशी नागरिक जो भारत में फंसे ऑन मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर विद इन स्टेट्स यूटी इशूड ऑर्डर, मतलब कि जो प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही है, जो आदेश अभी तक गृह मंत्रालय ने यहाँ पर जारी की हैं वो एप्लीकेबल होंगे और उनको राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि ये सड़कों पर न दिखें। उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। रेलवे स्टेशन तक या बस स्टैंड तक अपने गंतव्य, शादी है जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। फ्यूनरल में 20 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको
ये यहाँ पर प्रोहिबिटेड रहेगा और शॉप्स विल इंश्योर मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस अमंग कस्टमर। मतलब कि जैसे लिकर शॉप का जैसे पहले आदेश था 6 फीट की दूरी यहाँ पर जारी, 2 गज की दूरी यहाँ पर जारी रहेगी। एडिशनल डायरेक्टिव यहाँ पर लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3 शुड बी फॉलोड। मतलब कि जो भी प्राइवेट संस्थान है, जो भी संस्थान है, जहां तक हो सके, जैसे हो सके वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर उसको यहाँ पर कायदे पे यहाँ पर लिया जाए। स्टार्ट यहाँ पर सजा यहाँ पर होगी। तो बहुत ही विस्तृत यहाँ पर गाइडलाइंस है और कमोवेश हम ये कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और भी यहाँ पर डिटेल हम आपको यहाँ पर बता रहे कि ये सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और ये कहा गया कि जो लॉकडाउन पार्ट 3 की बातें थी, ज्यादातर उन्हीं बातों को यहाँ पर फॉलो यहाँ पर किया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन क्या है, यह स्थानीय प्रशासन यहाँ पर डिसाइड यानी जोन्स को एक बार फिर से डिफाइन किया जाएगा। अमित, एक बार फिर से डिफाइन किया जाएगा। अब आगे और क्या क्या है उसके लिए हम आएंगे। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास अब लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया गया है कि 31 मई तक अब बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। लेकिन जो मोटी मोटी बातें अमित बता रहे हैं, जो लॉकडाउन 3 में जो सख्ती थी वो तो जारी रहेगी, लेकिन जो बड़ी बात अमित ने बताया कि जो 2 राज्य अगर सहमत होते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों को अनुमति दी जा सकती है। राज्य के भीतर भी ट्रांसपोर्ट, बस के तौर पर ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जा सकता है अगर प्रशासन उसे ठीक मानता है तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि 2 राज्यों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है उसको हमेशा उस वक्त जो परेशानी आई है। मेरे पास अपडेट तो ये है कि पंजाब पहले ही लॉकडाउन 4 का ऐलान कर चुका है, लेकिन एक जो दुविधा है अमित पांडे और मौजूद यहाँ पर देखिए, एक तरफ लुधियाना लिखा है, लुधियाना 100 किलोमीटर है और अंबाला कैंट 15 किलोमीटर है, यमुनानगर 67, जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा सहारनपुर की शुरू होती है। लेकिन मुद्दा यहाँ आज क्या है, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या अमित पांडे, आप ये जो प्रवासी मजदूर हैं ये 4 दिन चलकर, पैदल चलकर पंजाब से पहुंचे थे उत्तर प्रदेश की सीमा पर। हरियाणा को भी इन्होंने पार कर लिया था खेतों में से होकर, लेकिन अब इनको हरियाणा पुलिस की गाड़ियों में वापस भरा गया और यहाँ पंजाब की सीमा के पास छोड़ दिया गया है कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इन मजदूरों के लिए इस लॉकडाउन 4 में क्या है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रवासी मजदूर हैं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता और इस तरह से अगर मजदूर पैदल चलकर आ जाते हैं दूसरे राज्य की सीमा पर, तो क्या उनको आगे जाने दिया जाएगा? अमित पांडे, अगर आप इस पर बता पाएंगे तो ये जो मजदूर हैं ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में प्रवासी मजदूर जो सड़कों पर है अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या निर्देश दिए हैं। अभिषेक, वहां से अब क्या पता चल पा रहा है, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, राज्य सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि लॉकडाउन 4 में राज्य जा रहा है 31 मई तक, और उसमें राज्य सरकार से तमाम सारी सहूलियतें मांगी गई थी, खासकर इंडस्ट्रीज जोन को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र में आर्थिक संकट बढ़ा है और उसको लेकर के लगातार राज्य सरकारें इस बात पर बातचीत कर रही थी और केंद्र से तमाम सारी सुझाव। हमें जो सवाल मोहित उठा रहे थे कि प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र की इस गाइडलाइन में क्या है, और जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, जिस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर बसेस अलाउ कर दी जाती हैं 2 राज्यों की सहमति के साथ, तो क्या इससे कोई फायदा होगा प्रवासी मजदूरों को? जी बिल्कुल, प्रवासी श्रमिकों को के बारे में स्पष्ट आदेश दिया जाए। और जैसा कि मेरे सहयोगी मोहित इस बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रवासी श्रमिक वहां है, तो ये वहां की सरकार को, स्थानीय सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और उसके बाद रेलवे को इंश्योर करना होगा कि वो ट्रेन में बैठा पहुंचे। ये तो पहले वाली गाइडलाइन है, ये तो पहले वाली, अगर बसेस चलती हैं तो बिल्कुल, अगर श्रमिक सड़क के किनारे हैं, घूम रहे हैं, और ये पूरी जिम्मेदारी राज्य की है कि उनको रेलवे स्टेशन या बसों तक पहुंचाया जाए और वहां से भी राज्य सरकार इनको ट्रेन और बसों में बोर्ड करे, जिसके बाद वो अपने गंतव्य तक, वहां तक, अपने होम टाउन तक पहुंच सके। ये क्लियर है ऑर्डर। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज यहां पर अपने नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऑल अदर एक्टिविटीज विल बी परमिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली परमिटेड। रेल और हवाई सेवा के अलावा ऑल अदर एक्टिविटीज आर परमिटेड। अगर स्पेसिफिकली किसी चीज का स्थानीय प्रशासन
प्रशासन जिक्र नहीं करता है तो वो उन गतिविधियों के संचालन की यहाँ पर अनुमति है। इसका मतलब कि ये लोग हैं, उनका जो संचालन है, उनका संचालन अब हो सकेगा, उन पर किसी तरीके की कोई खास रोक टोक नहीं रहेगी। ये लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3 में यहाँ पर नहीं था, लॉकडाउन पार्ट 4 में यहाँ पर ये जिक्र किया है। 8वां पॉइंट है ये, ऑल अदर एक्टिविटीज विल बी परमिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। और इसके अलावा ये भी क्या है, हाउएवर इन कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड। मतलब कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट अलाउ हो गया है, यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों का संचालन यहाँ पर अलाउड हो गया है, यहाँ पर हो गया है जो छोटे मोटे लोग अपना काम करना चाहते हैं उनको अलाउड हो गया है। यहाँ पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पूरी तरीके से पालन हो ये सुनिश्चित किया गया है। प्रवासी श्रमिक जो हैं उनको गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दोनों राज्यों की है। जिस राज्य पर पीएम ने साफ तौर पर कहा था अब हमें इसी खतरे के साथ जीना है और कमोवेश इसी बात का ध्यान में रखते हुए बसों का बस शुरू हो रही है, जहां बस पहुंचने वाली है वहां कोई कंटेनमेंट जोन नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी यहां पर चीज है। संभावना ये भी सर्विसेज को शुरू कर दी जाएगी, लेकिन हाल ही के दिनों में ये बात सामने आई थी कि जो महानगर हैं उनमें सीआईएसएफ की सुरक्षा। मध्य प्रदेश में जो सरकार दावा कर रही है कि 3 लाख से ज़्यादा मजदूर ला चुकी है, लेकिन इसके तुरंत जैसे ही सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आया सचिवालय से जो हमारी बात हुई, तो सूत्रों का कहना है कि वो विस्तृत गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो सामने दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जहाँ तक इंदौर, उज्जैन और भोपाल का सवाल है, इन तीनों जगह पर 80% मामले, मध्य प्रदेश का आंकड़ा 5000 के करीब पहुँच रहा है और 80% मामले सिर्फ इन 3 जगह से हैं। तो जाहिर तौर पर इन जगहों पर थोड़ी सख्ती बनी रहेगी, लेकिन बाकी जगह जहाँ पर 20 से ज़्यादा मामले हैं जिनको सरकार कहती है ऑरेंज जोन, और जहां 20 से कम मामले हैं जिनको सरकार ग्रीन जोन कहती है, इनमें सरकार की तरफ से व्यापारिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। लेकिन जहां तक कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और भोपाल, इंदौर, उज्जैन की बात है, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी, कर्फ्यू लागू रहेंगे। देखिए, मैं भोपाल का नज़ारा आपको अपने पीछे दिखाऊंगा कि अब 7 बजे जैसे ही समय हुआ उसके बाद यहाँ भोपाल में 7 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं और आपको सिर्फ मेडिकल की शॉप खुली दिखाई देगी और बाकी सारी दुकानें बंद। अभिषेक कुछ कहना चाह रहा है? अभिषेक, लोकल अलग की बात है, लोकल सेवा खास करके मुंबई हो, पुणे हो, उन जगहों पर अभी फिलहाल किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी सिवाय एसेंशियल चीज़ों के, क्योंकि यहाँ पे कंटेनमेंटेड जोन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाने वाली है। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन जोन जो है वहाँ पर पूरी तरीके से रोजगार शुरू हो सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है केंद्र की वो फॉलो होनी चाहिए। और खास करके एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इंडस्ट्रीज को लेकर के महाराष्ट्र सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी, उसको आज एमएचए ने हरी झंडी दे दी है, यानी महाराष्ट्र में अब और इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी हैं, जिससे जो लोग पलायन कर रहे हैं, खासकर जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनको शायद रोका जा सकेगा। जी अमित, जैसा कि आपने बताया कि जो छोटे उद्योग थे उनको मंजूरी दे दी गई है, इंडस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि पहले तो गली मोहल्ले की दुकानें तो खुली रही थी, अब इसका क्या फर्क पड़ेगा और किस तरीके की जो दुकानें हैं वो भी अब खोली जा सकेंगी आगे? देखिए, यहाँ पर ये गाइडलाइन लॉकडाउन पार्ट 4 में क्या है, लोकल अथॉरिटी शुड इंश्योर दैट शॉप मार्केट ओपन विद स्टैगर्ड टाइमिंग टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कि स्थानीय दुकानें यहाँ पर खुल सकेंगी, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना पड़ेगा और एक साथ 5 लोगों को यहाँ पर नहीं इकट्ठा होने दिया जाएगा। नाइट प्रशासन को लगता है कि ये मार्केट, ये प्लेस खोला जाना चाहिए, तो कौन सा प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो चीज़ है कि पहले केंद्र के स्तर पे ये निर्णय लिया जाता था कि ये रेड जोन है, ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, लेकिन अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्टेट और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये कैटेगराइज करेंगे रेड, ग्रीन। और हमने 1 to 3 में ये देखा था कि छोटे छोटे एरिया होते थे, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जोन कैन बी अ डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब जिला या जिला हो सकता है या फिर एक म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर हो सकती है या फिर छोटा छोटा एक पूरा यहाँ पर इलाका भी हो सकता है। तो गतिविधियाँ वहाँ पर चल सके, उद्योग वहाँ पर चल सके, छोटे छोटे काम वहाँ पर चल सके, ये जो स्पेसिफिकली कैटेगराइज जो किया है यहाँ पर केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, ये उस मकसद से यहाँ
यहाँ पर किया है। एक और चीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी यहाँ पर लॉकडाउन पार्ट 4 में अलाउ किया गया है, सिर्फ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। यानी ये एक और बड़ी बात लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र की, वो फिलहाल अगले 14 दिन तक नहीं होगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस के लिए, टीम प्रैक्टिस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए और यंग लोगों के जो टैलेंट डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड होगी। और यहाँ पर एक्टिविटीज विद रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पर जिक्र किया गया, यानी वो सख्ती भी जारी रहेगी। वो नियम तमाम जो नियम हैं उनको मानना पड़ेगा, भले ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अलाउ कर दिया गया। अमित आएंगे आपके पास और इसे भी और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दीपक हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। दीपक, वहां दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब केंद्र की गाइडलाइन तो आ चुकी है, लेकिन जैसा कि अमित भी बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अधिकार दिए गए हैं कि वो कंटेनमेंट जोन, ग्रीन जोन, रेड, जो ऑरेंज जोन है उनको डिफाइन कर सकती है खुद से, और खुद जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने हिसाब से रियायतें दे सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली सरकार ये इस गाइडलाइंस को देखना चाहती थी और इसको लेकर वो तैयार भी थी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से दिल्ली मेट्रो ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उसी तरीके से टैकल करेंगी और जहां पर ये जोन हटाने लायक जगह बन जाएगी तो वहां पर उन्हें हटाया जाएगा। यानी अगर मरीजों की संख्या कम हो जाएगी तो उसको हटा सकते हैं, इस तरह के प्रावधान है। लेकिन आगे और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किस तरह की रणनीति वहाँ पर वो लोग करते हैं, क्योंकि जो छोटे उद्योगों की बात की जा रही है, साथ ही जो स्टेडियम की बात की जा रही है, इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या रणनीति तय करेगी ये पता चल पाएगा। अमित, अभी तक आपने बहुत सारी बातें बताई हैं लॉकडाउन 4 में केंद्र की गाइडलाइन से जुड़ी। आम आदमी के नजरिए से आम आदमी को जो अब गाइडलाइन सामने आई है उससे कितनी सहूलियत होने वाली है, और क्या जो दिक्कतें लॉकडाउन 3 तक बनी हुई थी, क्या अभी वो दिक्कतें बनी हुई हैं या उनका भी कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर हम इसको समराइज करें लॉकडाउन पार्ट 4 गाइडलाइंस का, तो आम इंसान की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी गाइडलाइन बनाई गई है। उद्योगों को, छोटे कामों को शुरू करने की यहाँ पर परमिशन यहाँ पर दी गई है। स्थानीय प्रशासन वो डिसाइड करेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ऐसी शिकायत यहाँ पर आ रही थी, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि लोग अपना काम नहीं यहाँ पर शुरू कर पा रहे हैं और जो छोटे मोटे उद्योग हैं वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, बैठे हैं। छोटे जो प्रोफेशनल्स हैं या छोटे मोटे काम वाले वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन इस गाइडलाइन के बाद ये संचय साफ हो जाता है, साफ हो जाएगा। और दूसरी यहाँ पर चीज़ है कि लोकल मार्केट खुले रहेंगे अगर स्थानीय प्रशासन अनुमति देता है, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मतलब कि जो हमारे घर के आसपास जो पहले जो मार्केट थे वो अब यहाँ पर खुल सकेंगे। पहले अगर आपको सरकार के आदेश का याद हो तो पहले जो सोसाइटी के पास की दुकानें, घर के पास की दुकानें, इंडिविजुअल दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट के खोले जाने की यहाँ पर इजाज़त थी। लेकिन अब इस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि छोटे ये लोकल मार्केट खोले जा सकते, बहुत अहम यहाँ पर चीज़ है, स्पेसिफाई किया है, एकदम साफ यहाँ पर ये किया है कि ऑल अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड शैल बी वायबल टू बी ओपन इन द न्यू गाइडलाइन रूल्स। मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस में मेट्रो, रेल, हवाई सेवा और रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मूवमेंट, इनके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ों के संचालन की यहाँ पर अनुमति होगी। राज्यों को, स्थानीय प्रशासन को और ज़्यादा यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत यहाँ पर बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर किसानों को, ई मार्केट कंपनियों को, यहाँ पर मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए लोगों को और छोटी मोटी दुकानों को खोलने की पहले ही यहाँ पर परमिशन दी जा चुकी है। लेकिन अब सारी तरीके के संशय यहाँ पर साफ हो गए हैं कि लोग अगर चाहें छोटा मोटा काम अगर चाहें तो ये यहाँ पर शुरू हो सकते। ठीक उसी विजन से ये मैच करता है, ये मिलता जुलता है जो वित्त मंत्री पिछले 4 दिनों से उनकी घोषणा कर रही है। मतलब कि एक और यहाँ पर कदमों की यहाँ पर घोषणा हो रही है, दूसरी ओर जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां यहाँ पर हटाई गई हैं। तो कोरोना के खतरे के साथ जीना है कैसे, ये एक पूरा का पूरा विजन आज हमें इन गाइडलाइंस के जरिए यहाँ पर देखने को दिख रहा है। अभिषेक, लेकिन ये सहूलियत क्या महाराष्ट्र में मिल पाएंगी, क्योंकि मुंबई और उससे आसपास के जो इलाकों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस राहत का वहां पर कोई असर होगा, उन लोगों को मिल पाएगी राहत? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं गायत्री। पहली महत्वपूर्ण चीज है कि अगर छोटी इंडस्ट्रीज खुलती हैं, खासकर महाराष्ट्र के उन हिस्सों में जहां पर कोरोना के केसेस कम है, उसमें मुंबई नहीं आता है, पुणे नहीं आता है, मालेगांव नहीं आता है, नागपुर नहीं आता है और 1-2 शहर हैं
जहां पर ज्यादा केसेस हैं, उनके अलावा जो दूसरे शहर हैं वहां पर पलायन रोका जा सकेगा मजदूरों का, क्योंकि अगर मजदूरों के पास नौकरियां होंगी, उनके उद्योग धंधे शुरू होंगे और छोटे छोटे जो खासकर असंगठित कामगार जिसको बोलते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, वहां पर अगर वो रहते हैं और नौकरियां पाते हैं तो वो फिर से घरों की तरफ नहीं लौटेंगे, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता की भी बात है। लगातार पलायन जो हो रहा है, वहां पर मजदूरों की कमी हो रही है और ऐसे में जो इंडस्ट्रीज को परमिशन भी मिल रही है वो मजदूर न होने के कारण इंडस्ट्रीज नहीं खुल पा रही हैं, कंस्ट्रक्शन के काम नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में मुंबई और खास करके जो 5-7 रेड जोन है उनको छोड़कर दूसरी जगहों पर कम से कम उन जगहों पर पलायन रोका जा सकेगा और इंडस्ट्री शुरू होती है तो निश्चित ही आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लौटेगी, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जीएसटी, जैसे महाराष्ट्र लगातार कह रहा था कि 16,000 करोड़ केंद्र के पास जीएसटी का पैसा है, वो वापस नहीं आ पा रहा है, इसीलिए उन्हें शराब की दुकानें खोलनी पड़ी ताकि कम से कम कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ है, कई जगहों पर बंद है। तो ऐसे में कि जो केंद्र की गाइडलाइन है वो निश्चित ही महाराष्ट्र में कारगर साबित होगी ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए, हालांकि रेड जोन में सख्ती बरकरार रहने वाली है। यानी फैक्ट्रीज खुलने से, इंडस्ट्री खुलने से जो प्रवासी मजदूर जहां काम कर रहे थे उन जगहों को छोड़कर अपने घरों की तरफ भाग रहे थे और ऐसे में कई मुश्किलें भी उनको पेश आ रही थी, क्या वो भी एक हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि फिर वो जाएंगे ही क्यों? जैसे की बात अभिषेक करें, मोहित आपके पास, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया था कि प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन 4 में क्या है। अमित बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उनको खोलने की इजाजत दे दी गई है, स्थानीय प्रशासन तय कर सकता है कि फैक्ट्रीज अगर खोली जा सके उस इलाके में तो उनको चलने दिया जाए। अब ये प्रवासी मजदूर तो इसीलिए अपने घरों की ओर रुख कर रहे थे क्योंकि इनको काम धंधा नहीं मिल पा रहा था। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पंजाब की 2 बड़ी मांगे थी जो कि लॉकडाउन 4 में जो राहत दी गई है उनको माना गया है। पहली बात तो ये कि पंजाब सरकार ने, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पीएम के साथ, उसमें कहा था कि ग्रीन, ऑरेंज और जो रेड जोन का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये ना रखा जाए, हम खुद तय करेंगे कि हमें कहाँ सख्ती करनी है, कहाँ ढील देनी है। दूसरी उन्होंने मांग करी थी कि अगर राहत नहीं दी गई तो जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी, प्रदेश चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा राज्य सरकारों के लिए। तो उस बात को भी माना गया है, राहत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो ये मजदूर हैं ये परेशान, जी वो ये मजदूर इसलिए परेशान हैं कि इनको पिछले जो 1-1.5 महीने के अंदर झेलना पड़ा है, जहाँ पर ये रहते थे वो खाली उनको जगह करनी पड़ी। अच्छा, अब ये लॉकडाउन जो 4 आया है उसमें राहत दी गई है। आप लोग कहाँ काम करते थे? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्रियाँ और जितने कारखाने हैं वो सब खुल जाएंगे और आप लोग अपने काम पर लौट सकते हैं। तो फिर अब आप अभी भी वापस जाएंगे अपने घरों की तरफ या काम करना चाहेंगे? हम लोग घरों की तरफ जाएंगे सर, घरों की तरफ जाएंगे हम लोग। क्यों नहीं? तो ये सवाल ये है ना कि अब आप कहाँ फैक्ट्री में काम करते थे, कहाँ काम करते? नहीं, हम फैक्ट्री में, हम बिल्डिंग में कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को भी परमिशन दे दी गई है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग में काम करते थे सर और कुरुक्षेत्र में मंदिर बनाते थे, वो भी हम लोग का सर चुनाई प्लस्तर मंदिर 6 महीने 7 महीने हो गया सर। नहीं तो अब आप लोग जो जा रहे हो तो अब रुकोगे या अभी भी जाते रहोगे? सर 2 महीने से तो ऐसा ही रहे हैं, भूखे प्यासे मर गए। तो देखिए, अब दिक्कत यह है कि पिछले 2 महीने जो काम नहीं था, इस वजह से इन लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। जो इनके रहने की जगह थी, जहाँ पर ये किराया नहीं दे पाए, इस वजह से सड़कों पर आ गए। तो अब इनको लगता है कि अपने घर कम से कम जाएंगे, खेती करके 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे, इसलिए लोग जा रहे हैं। तो इस पलायन को कैसे रोका जाएगा? इस पलायन को कैसे रोका जाएगा और उसके लिए अब राज्य सरकारें क्या करेंगी, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन अभी जो भरोसा है लॉकडाउन 4 में, अब ये ऐलान तो कर दिया गया लेकिन लोगों का भरोसा अभी उस पर बन नहीं पाया। लोग चाह रहे हैं कि वो अपने किसी तरीके से अपने घर तक पहुंचे। अमित, जो बात अभिषेक ने उठाई कि अगर ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको खोल दिया जाता है तब तो हालांकि घर तक पहुंचाने के लिए अभी भी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ हद तक उनकी मुश्किलें कम होगी? क्योंकि वो तो दूसरे राज्यों को छोड़कर इसीलिए जा रहे थे क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं खुली थी, इंडस्ट्रीज नहीं खुली थी, उनको काम नहीं मिल पा रहा था। देखिए, केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है और करीब 8 से 10 लाख जो श्रमिक हैं वो मूवमेंट में है और काफ़ी बड़ी तादाद में इसका आंकड़ा अभी इकट्ठा किया जा रहा है जो अपने अपने राज्य में रुके हुए हैं। तो इन फैक्ट्रियों के खुलने से जाहिर सी बात है कि इन कामों के खुलने से वो वहाँ पर रुके रहेंगे और उसके अलावा जब ये श्रमिक अपने अपने राज्य पे यहाँ पर पहुँचेंगे तब यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग
उद्योग जिनके ऊपर खास जोर दिया है पिछले 2 दिन की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सरकार की योजना के मुताबिक उनके खुलने से, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस श्रमिकों का अब स्थानीय सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास यहाँ पर मौजूद है, तो कोशिश यही की जाएगी कि जो श्रमिक यहाँ पर अपने राज्य पर पहुँच गए हैं उनको वहाँ भी उनसे संबंधित रोजगार मिले, और जो अपने जो राज्य में है, पहले से ही जो राज्य में है, जिन्होंने अभी अपनी यात्रा नहीं शुरू की है, उनको वहाँ पर उन उद्योगों के शुरू होने से कुछ न कुछ यहाँ पर फायदा मिले। और तीसरी जो अहम चीज़ है यहाँ पर कि जो लोग जो अपना छोटा मोटा काम शुरू करने की यहाँ पर स्थिति में थे, जो अभी बैठे हुए थे कि भाई हम अपनी दुकान नहीं खोल सकते, छोटी मोटी खाने की दुकान, हम कपड़ा सिलने की दुकान, हम बाल काटने की दुकान नहीं खोल सकते थे, अब हम अगर स्थानीय प्रशासन हमें अगर परमिट करता है तो अब हम इसको यहाँ पर खोल देंगे। दीपक, क्या दिल्ली में भी, क्योंकि अभी बहुत सारे मजदूर अभी भी सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी एक बड़ी तादाद है अभी मजदूरों की, इंडस्ट्रीज खुलने से, फैक्ट्रीज खुलने से अब उन मजदूरों का पलायन लग रहा है रुकेगा दिल्ली में? बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि अभी भी कई सैकड़ों हजारों की तादाद में मजदूर हैं जो अलग अलग इलाकों में फंसे हैं, चाहे बाहरी दिल्ली के इलाके हों या पश्चिमी दिल्ली के इलाके हों, क्योंकि इन जगह पर ज़्यादातर फैक्ट्रियां हैं और लघु उद्योग जो है उनके खुलने के बाद कहीं ना कहीं इन छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को लिए एक राहत जरूर होगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और लगभग जो जमा पूंजी थी वो इन 2 महीनों में खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर उनके लिए एक राहत है, क्योंकि अगर फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, छोटे उद्योग खुलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वहीं पर काम मिल जाएगा, ताकि उनको आगे यानी अपने पलायन करने की जरूरत ना पड़े और यहीं पर दिल्ली में ही रहकर वो काम कर सके। तो उनके लिए जरूर राहत बड़ी खबर है। जी मनोज, आपके पास आएंगे। अमित, जरा जल्दी से बताइए, जो दुकानें खुलने का जो गाइडलाइन अभी सामने आया है, क्या ये भी बताया गया है कि किस तरह की दुकानें खुल सकेंगी? उसको लेकर भी कुछ स्पेसिफिक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर जो अगर प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है उन दुकानों को यहाँ पर खोलने की इजाज़त होगी, मतलब कि रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट को छोड़कर और जो जिनका जिक्र किया गया है गाइडलाइंस में, उनको छोड़कर जो छोटी दुकानें हैं सारी लोकल मार्केट यहाँ पर खुली रहेंगी, लेकिन उनको पालन करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का। जी बिल्कुल। मनोज, अब लॉकडाउन 4 में जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब वहां पर कितना असर पड़ने वाला है, वहां के लोगों के लिए कितनी सहूलियत होगी? जहाँ तक मध्य प्रदेश के लोगों की बात है, जहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर ऐसे जो रेड जोन के एरिया है और जहाँ लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं गायत्री की 250 मामले बीते 36 घंटों में 250 मामले जब सामने आए और उनमें से ज़्यादातर मामले इन्हीं जगहों पर थे। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन 80% मामले मध्य प्रदेश के जो तकरीबन 5,000 मामले हैं उनमें इन 3 शहरों से है। तो फिलहाल इन 3 शहरों में तो सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि लॉकडाउन जो 31 मई तक इसी तरह से चलेगा। बस ये ध्यान रखा जाएगा कि आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो, दुकानें पहले जो कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो राशन वो जारी कर दिए गए हैं केंद्र की तरफ से, लेकिन कुछ शर्तों के साथ छूट भी दी गई है। तो जो सख्ती थी लॉकडाउन 3 में, कई जगहों पर उस सख्ती को भी बरकरार रखा गया है।